नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम 5वीं प्रश्नावली कर रहे थे, तो 5.2 के हमने 9 तक प्रश्न हल कर लिए थे। अब हम लेते हैं 10वां प्रश्न। तो यहाँ हम देखते हैं कि 10वें प्रश्न में आपको क्या दिया है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यानी 4 संख्याएं आपके पास एपी में है। ठीक है, 4 संख्याएं एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो 4 संख्याएं बच्चों एपी में हो तो आप हमेशा उनको क्या मानेंगे, पहली संख्या को मानेंगे a-3d, दूसरी को मानेंगे a-d, और तीसरी को मानेंगे a+d, और चौथी को मानेंगे a+3d। हमेशा आप यदि एपी में संख्या है तो आप इसी प्रकार से मानेंगे। अब आपको ये कहा है कि इनका योग, ठीक है बच्चों, इनका योग जो है वो आपको 50 दिया हुआ है। कह रहा है कि इन 4 संख्याओं का योग 50 है। तो इनका योग यानी हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे तो a-3d प्लस में दूसरा पद है a-d, और प्लस में तीसरा पद है a+d, और प्लस में आपके पास हो जाएगा चौथा पद a+3d। तो ये जो आपके पास इनका योग दिया है 50। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइनस का 3d जो है वो प्लस के 3d से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का d प्लस के d से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास जो है वो 1 के कितने पद बच गए, 4। तो इस प्रकार से 4a बराबर आ गया 50। ठीक है, तो इस प्रकार से a जो है वो आपके पास क्या बनेगा, 50/4, यानी ये a का मान आपके पास 25/2 है। तो बच्चों ये प्रथम पद नहीं है a, ये यहाँ पर प्रथम पद तो आपका a-3d होगा। तो यहाँ पर ये a की वैल्यू आई है इसमें से, तो हम क्या करेंगे, ये a की वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब हमें दूसरी बात ये कही है कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, वो छोटी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास यहाँ पर जो है, तो आपको पहले तो ये बात कही है कि सबसे बड़ी संख्या, तो आप पहले भाषा के रूप में लिखें सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या वो क्या है, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे छोटी संख्या के 4 गुना के बराबर है, यानी इसके 4 गुना के क्या है, बराबर है। इस प्रकार से आपके पास ये एक समीकरण बनती है। तो सबसे बड़ी संख्या बच्चों इसमें चूंकि ये प्लस बढ़ती जा रही है तो ये होगी आपके पास a+3d। तो a+3d बराबर होगी 4 इंटू सबसे छोटी संख्या क्या आपके पास a-3d, तो a-3d। अब आप क्या करें, इसको सरल करेंगे तो a+3d ब्रैकेट खोलेंगे तो 4a-12d आ गया बच्चों। अब यहां से क्या करें, आप a का पद इधर लाएं और d का पद इधर ले आए, तो ये 3d और प्लस में आपके पास हो जाएंगे 12d। और यहाँ बच्चों 4a आपके पास है और यहाँ से हम लाएंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास आ गया 15d बराबर हो गया 3a। तो यहाँ से बच्चों आप a बराबर लेंगे तो ये 3 इसके अपॉन में जाएगा, तो 15d/3 बराबर आ गया a। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको काटेंगे तो 5d बराबर आ गया a। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ a बराबर 5d है और यहाँ a बराबर जो आपके पास 25 है। तो आप इसको रखते पहली समीकरण और इसको रख दें आप दूसरी समीकरण, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं अपने, क्योंकि a का मान ये और a का मान ये है। तो आप क्या करें, समीकरण 1 बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 बराबर 2 रखने पर, यानी 1 को 2 के बराबर रख दो, तो आप देखते हैं कि 1 आपके पास क्या है 25/2 और 2 आपके पास जो है वो है 5d। ठीक है बच्चों, 5d है आपके पास। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना करेंगे तो ये इधर गुना हो जाएगा, तो आपके पास 10d बराबर हो गया 25। तो यूं इस प्रकार से d बराबर आ गया 25/10, ये गुना वाला भाग में जाएगा।
तो 5 के पाड़े से कैंसिल करेंगे तो 5 5 25 और 5 दूनी 10। इस प्रकार से डी आ गया आपके पास 5/2। अब हमारी पहली संख्या, तो हम दो 4 संख्याओं में से पहली संख्या हमारे पास क्या है बच्चों? तो पहली संख्या हमारे पास है a-3d। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो तो a हमारे पास है 25/2, ठीक है। और या आप a की जगह आप सीधे ही बच्चों यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर a बराबर आपके पास है 25/2 माइनस 3 गुना d आपके पास क्या है? d आपके पास है 5/2। तो इसको थोड़ा सरल करेंगे तो 25/2 माइनस 15/2। तो यहाँ से आप लघुत्तम लेंगे तो 2 का लघुत्तम 2 ही होगा। तो 25 माइनस 15 बराबर आ गया 10/2। तो ये आ गया 5। तो इस प्रकार से आपकी पहली संख्या क्या आ गई? 5 आ गई। इसी प्रकार से हम दूसरी तीसरी संख्या, इस प्रकार दूसरी संख्या जो है वो, तो दूसरी संख्या बच्चों आपके पास है a-d। तो यहाँ पर आप a का मान सीधा यही रख दें, 5d यहाँ से रख दें तो ये आ जाएगा 5d माइनस d बराबर हो गया 4d, ठीक है। तो अब d का मान इसमें रख दें तो 4 गुना d का मान आपके पास है 5/2। तो बच्चों 2 दूनी 4 कट गया तो 5 दूनी 10 आ गया। तो इस प्रकार से आपके पास जो है वो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। इसी प्रकार से हमारे पास जो तीसरा पद होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 5 है, ये 10 है। तो सारवंतर क्या हो गया आपके पास? सारवंतर आपके पास हो गया 5। तो इस प्रकार से तीसरा पद आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या सीधा भी निकाल सकते हैं। तो तीसरा पद जो है वो आपके पास हो जाएगा 10 + 5 बराबर कितना हो गया? 15। और चौथा पद जो आपके पास हो जाएगा 15 + 5 बराबर 20। तो इस प्रकार से आपकी AP जो है वो क्या बन जाएगी? 5, 10, 15 और 20। इस प्रकार से ये बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो विविध प्रश्नमाला है, चूंकि 5.3 आपके सिलेबस से हटा दी गई है, तब केवल हमारे पास बचती है विविध प्रश्नमाला। तो विविध प्रश्नमाला के अंदर जो है कुछ प्रश्न जो वैसे आप इनको करके देखें, तो मैं रिवीजन जब अपने करेंगे तो उस पे बाकी प्रश्नों को मैं हल करना आपको बताऊंगा। एक प्रश्न जो इसमें काफी महत्वपूर्ण लग रहा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये हमारा जो प्रश्न नंबर है 12वां। तो विविध प्रश्नमाला का जो 12वां प्रश्न है बच्चों, 12वां प्रश्न जो है वो क्या है? वो ये कह रहा है कि एक AP आपको दे रखी है, AP आपको दे रखी है, मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, आप बुक पास में रखा करें। तो AP जो है आपके पास है ये 20 और फिर है 19 से 1/4 और फिर है 18 से 1/2 और फिर आपके पास 17 से 3/4, 17 से 3/4। और इस प्रकार से ये कहा है आपको कि इसका कौन सा पद ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो इसका कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा, ठीक है, प्रथम ऋणात्मक है, यानी पहला इसका कौन सा पद है जो ऋणात्मक है, तो ये आपसे पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम, चूंकि हमें AP दे रखी है, तो हम क्या ले सकते हैं? AP से हम जो है वो प्रथम पद और D हमें सारवंतर मिल जाता है। तो प्रथम पद हमारे पास क्या है? 20 है। तो प्रथम पद A बराबर हो गया हमारे पास 20 और सारवंतर जो है वो क्या है? सारवंतर D जो आपके पास है वो है दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो दूसरा पद आप देख सकते हैं कि हमारे पास है 19 से 1/4 और माइनस में पहला पद हमारे पास है 20। तो इसको सरल करेंगे तो 1976 1 77/4 और माइनस में 20 क्या पौने मान लो 1। अब आपको पता है कि इसका लघुत्तम 4 एकम 4 ही आएगा। तो बच्चों यहाँ से तिरछा गुणा कर दो, 77 एकम 77 और इसको इधर गुणा कर दो, 20 चौके 80। तो ये आ गया -3/4।
4। इस प्रकार से डी हमारे पास आता है -3/4। तो बच्चों जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिए हों कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो हमेशा ये जो श्रेणी होती है वो हरात्मक होती है, यानी इसमें जो है वो पदों का अंतर जो है वो माइनस में होगा, यानी घटते क्रम में होगी ये श्रेणी। तो इसमें हमें पता है कि पहले शून्य आएगा, शून्य के बाद ऋणात्मक आता है। तो पहले हम ले लेंगे माना nवां पद शून्य है, तो हम पहले शून्य वाला पद निकालेंगे। माना nवां पद क्या है, शून्य है, ठीक है। यानी आप लेंगे कि an बराबर 0। तो an बराबर क्या ले लें, यहाँ पर 0 ले लें। और an आपको पता है कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है, उसको 0 ले लें। तो a आपके पास है 20 और n हमें ज्ञात करना है, तो n हमारे पास है n हमें ज्ञात करना है। और d हमारे पास क्या है, -3/4। तो इसको आप जो है वो ब्रैकेट में रखें। अब आपको पता है कि हमेशा इसको हमें उधर ले जाना है, तो n-1 इंटू डी यानी -3/4। और ये जो आपका 20 है वो माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो पक्षांतरण होकर के। अब आपको पता है कि ये गुणा वाली राशि भाग में जाती है और भाग वाली गुणा में जाएगी। तो n-1 बराबर आएगा -20 के गुणा में जाएगा 4 और अपॉन में आएगा 3। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये आ गया आपके पास -80/3। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको। तो इस प्रकार से n-1 बराबर आपके आ गया -80/3। तो यहाँ से अब 1 को हम उधर ले जाएंगे, तो ये जो है ये यहाँ पर माइनस है, ये यहाँ पर माइनस होगा। तो ये आपके पास यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस होगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो n बराबर आपके पास आएगा 80/3 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे, तो 3 लघुत्तम आ जाएगा। तो 80 + 3 यानी 83 कितना आ गया, 3 आ गया। 83 में 3 का भाग देंगे तो 27 सही 2/3। तो बच्चों अपने ही कह सकते हैं कि चूंकि 27 सही 2/3 कोई पद नहीं होता, तो 27वां पद बच्चों शून्य होगा। तो अतः 27वां पद शून्य है, ठीक है बच्चों, शून्य है। तो शून्य के जो बाद आएगा वो क्या होगा, अर्थात 27 + 1 बराबर 28वां पद क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा, ठीक है। प्रथम ऋणात्मक यानी माइनस वाला पद जो होगा प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो आप पहले क्या करें, nवें पद को शून्य मान लें और n का मान निकाल लें, और जो भी n का मान आता है आप उसमें पूर्णांक में 1 जोड़ दें। तो इस प्रकार से आपका ये जो पद ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों इसके जो बचे हुए प्रश्न हैं वो अपने नेक्स्ट में जब अपने रिवीजन करेंगे तो उसको पूरा करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को हल करें, बार बार देखें वीडियोज को और इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास।